अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के रहनुमाओं के बयानात के मुताबिक ये तीनों ममालिक मशरिक वस्ता खासकर फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक के अमन के क़याम की खातिर नेक्स्ट वीक फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता एक रियासत के तौर पर तस्लीम करेंगे। और इस बात का कवी अंदेशा है कि इस ऐलान के साथ ही इसराइल जैसी नाम नेहाद रियासत इन तमाम कंट्रीज से अपने सफीर वापस बुला लेगी। नॉर्वे के वजीर आज़म जॉनस घार स्टोर के धमाकेदार बयान के मुताबिक दो रियासती हल के लिए फ़लस्तीन के रियासती हक को तस्लीम करना दोनों रियासतों के हक में बेहतर है और ये तीनों ममालिक मिलकर 28 मई 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन के रियासती हक को तस्लीम करने के अमल का मुजाहरा करेंगे। We want to raise the voice of those who still believe in ओस्लो में दिए गए बयान के मुताबिक अगर फ़लस्तीन के हक को तस्लीम ना किया गया तो मिडिल ईस्ट में अमन का क़याम नामुमकिन है। और एक बात और कि नॉर्वे अरब मुआहदे की भी मुकम्मल तायीद करता है। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन के बहुत से ममालिक इस अमल में अपने कंट्रीब्यूशन का इशारा ऑलरेडी दे चुके हैं। मतलब नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के अलावा बहुत से दीगर यूरोपियन कंट्रीज हैं जो फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं। a peaceful, non-violent solution, who still believe that there can be an Israeli and a Palestinian state living side by side. गुज़िश्ता हफ्ते इन तमाम ममालिक के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक वो इस दो रियासती हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे और अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। ताहम अच्छी बात यह है कि ये तमाम इक़दामात फ़लस्तीन की आज़ादी के हक को काफ़ी हद तक तेज़ कर देंगे और साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में भी इस अमल को मज़ीद हौसला और पुख्तगी मिलेगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि नॉर्वे यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स में शामिल नहीं है। नॉर्वे गवर्नमेंट के मुताबिक दहशतगर्दी के इर्तिकाब में हमास और इजराइल दोनों ग्रुप्स शामिल हैं जो दो रियासती हल और इसराइल फ़लस्तीन के रियासत के हक में नहीं है, जिसके पेश नज़र वहाँ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि इसराइल के जबर, तशद्दुद और कत्लो गारत बंद आँखों से भी आया हो जाएगा, जबकि हमास के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उसको भी इस जुर्म के बदले में उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी इसराइल को दी जाएगी, जो कि एक नामुमकिन बात लगती है। कि आयरलैंड के वजीर आज़म साइमन हैरिस ने डबलिन में इससे मिलता जुलता बयान जारी किया है। इसके अलावा स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज के मैड्रिड पार्लियामेंट में इस बयान की बहुत तायीद की गई। इन तमाम ममालिक के मुख्तलिफ मिनिस्टर्स ने भी मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर बयान देते हुए कहा कि 28 मई 2024 के दिन फ़लस्तीन को बाकायदा तस्लीम किया जाएगा। Those against? The draft resolution has not been जिसमें दीगर यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे साथ होंगे, जबकि इजराइल वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुतालिक स्पेन के प्राइम मिनिस्टर सांचेज का कहना है कि वो गजा में होने वाली दर्द, तबाही, बर्बादी और इंसानी हकूक की पामाली के मुकम्मल जिम्मेदार हैं और इनकी पॉलिसीज दो रियासती हल के अमल को बहुत बड़े खतरे में डाल रही है। This in itself is not ending the war in Gaza. That's a separate track and we need a
ceasefire now. We need to stop the suffering. But this is more about the political track of the long-term solution. So I think we need to be able to focus on the immediate, but also the future at the same. ताहम ये तमाम इक़दामात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के शुमाली और जनूबी किनारों पर हमले शुरू किए हैं, जिसमें इंसानी जानों का कत्ल तो एक तरफ जबकि दूसरी तरफ लाखों मासूम मुसलमान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। खुराक की किल्लत और कहत जैसी सूरत हाल पैदा करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की जानिब से ग़िज़ाई इमदाद के बहुत से रास्ते या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर उनको बर्बाद कर दिया गया है, जिससे बहुत जल्द गजा में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने वाली है। यहाँ भी मेरा आपसे एक बहुत अहम सवाल है कि इंसानी हकूक की अलम बरदार यूनाइटेड नेशंस और दीगर सुपर पावर के लिए खुराक की सप्लाई को बहाल रखने की ताकत नहीं है। الوضع كارثي يعني لم نكن يوما فعلا نتخيل ان يتم استهداف الاستقبال والطوارئ يعني الاستقبال والطوارئ كان يقدم خدمه للاطفال والكبار والناس المنومين في داخل اقسام المستشفى لا اعلم ما هو یہ پیشرفت 1993 میں ہونے والے اوسلو معاہدے کے 30 سال بعد ہوئی ہے۔ ناروے کی حکومت کے مطابق غزہ میں جاری جنگ اور مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی غیر قانونی بستیوں میں ہونے والی توسیع کا صاف مطلب یہ ہے کہ فلسطین کی صورتحال کئی دہائیوں سے قابل تشویش ہے۔ یہ تمام غیر مسلم ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کی حمایت کے لیے مختلف یورپین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس اقدام کے لیے وہ مکمل پرعزم ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہماری یہ کوششیں ماضی میں فلسطین میں ضائع ہونے والی جانوں کا مداوع نہیں کر سکتی، مگر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہماری یہ ایفرٹس آزاد فلسطین کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہیں۔ مزید یہ تمام اقدامات کسی بھی قوم، نسل، مذہب، معاشرے اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، نہ ہی یہ اقدامات اسرائیلی عوام کے خلاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تل ابیب سے ان کے سفارتی تعلقات میں تناؤ پیدا ہونے کا بہت خطرہ ہے۔ באוקטובר ולזה לא נסכים. یہ اقدامات امن، انصاف اور انسانی اخلاقی مستقل مزاجی کے حق میں ایک کوشش ہے۔ ان تمام رہنماؤں کے بیانات کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام حکومتی نمائندے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، مختلف خطوں کا وزٹ کر چکے ہیں، خاص کر مڈل ایسٹ اور فلسطین سے متعلق ان کی آبزرویشنز بہت گہری ہیں۔ Hospital has been under siege again since 19 May, with no one allowed to enter or leave. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے پاس فلسطین میں امن سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں ہے، چاہے وہ حماس کے خلاف جنگ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسپین گورنمنٹ آلریڈی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو اپنی حکومت کے ارادے سے آگاہ کر چکے ہیں۔ تیزی سے آگے بڑھنے والی اس پیش رفت کے جواب میں اسرائیلی رد عمل کیا ہے؟ ما هو السبب؟ اسرائیلی وزیر خارجہ کارٹس نے آئرلینڈ، ناروے اور اسپین سے
अपने मुल्क के सफियों को वापसी का हुक्म दिया है और दीगर साथ देने वाले यूरोपियन कंट्रीज को भी धमकी लगाई है। कॉट्स ने कहा कि हम आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन समेत तमाम ममालिक को ये बताना चाहते हैं कि दहशतगर्दी की एक कीमत होती है जो हर हाल में फलस्तीन को चुकानी पड़ेगी। कॉट्स ने मजीद कहा कि जब तक गजा में कैद इसराइली यरगमालियों को आजाद नहीं किया जाता, हमास और ईरान के इस्लामिक जहादियों को नहीं मारा जाता, तो इजराइल ने तमाम इक़दामात में हमेशा रुकावट बना रहना है। الصاروخ الأول لما تم ضربه على مدخل الاستقبال والطوارئ. حاولنا الدخول، تم قصف الصاروخ الثاني ثم الثالث ثم المبنى المحيط اللي هو أحد الجيران الآن لا نعلم ما هو مصيره. पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमास और दीगर इस्लामिक जहादी तंजीमों के नुमाइंदों ने इन इक़दामात के हवाले से आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन की कोशिशों को बहुत सराहा। इन तमाम इक़दामात का सहरा फलस्तीनी अवाम की बहादुर मुज़ाहमत, साबित कदमी और कुर्बानियों के सर जाता है। इन तमाम कोशिशों के अगेंस्ट इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गवेर ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया और ये ऐलान भी किया कि डिस्प्यूटेड होली मुकाम सिर्फ और सिर्फ इसराइल की मिल्कियत में है। ये मुकाम अलबत्ता दोनों कौमों के लिए काबिले एहतराम है, मगर मुसलमान यहाँ नमाज कायम नहीं कर सकते और उनका ये दौरा आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन के इक़दामात के खिलाफ रद्द अमल है और वो फलस्तीन के हवाले से बयान देने का भी इरादा नहीं रखते हैं। מהמקום הקדוש ביותר לעם ישראל, וששייך רק למדינת ישראל. אני אומר שהערב אנחנו נקבל עדות נוספת למה צריך להשמיד השמדה טוטלית את החמאס. המדינות שהכירו היום במדינה פלסטינית נותנים פרס לנוח'בות, לרוצחים. तो दोस्तों, इन तमाम मालूमात के अकॉर्डिंग हम इस बात का अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं कि किस तरह ये गैर मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन की सपोर्ट में कोशिशें कर रहे हैं। हम और हमारे मुस्लिम ममालिक में क्या इतनी ताकत नहीं कि वो खुलकर आज़ाद फ़लस्तीन के हक में अपना बयान दें, इसराइल की खुली दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल कितने मासूम, मजलूम मुसलमान मर्द, औरत, बच्चों और नौजवानों को लुक़्मा-ए अजल बना चुका है। ये सब कब तक चलेगा? क्या बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत इसी तरह पामाल होती रहेगी और हम इसी तरह तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहेंगे? क्या हमारे मुसलमान फ़लस्तीन भाई, बच्चे, बच्चियां और नौजवान यूं ही शहीद होते रहेंगे और क्या उनका खून राएगा जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ शेयर योर थॉट्स in comments.